हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिटी की अपनी सेकेंड क्लास। तो पहली क्लास में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा कि इलेक्शन के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं और मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीटें। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में कि कैसे इसकी बैठक हुई, कैसे अध्यक्ष चुना गया और एक एक करके किस तरह हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो देखिए, जब मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली तो उन्होंने, हो सकता है जब इलेक्शन कराया जा रहा था तो उस समय मुस्लिम लीग को लगा हो कि हमें बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन उन्हें मात्र 73 सीटें मिली। तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। और जैसे उनकी पहली मांग थी कि हमें जो एक नया अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, उसकी मांग उन्होंने शुरू कर दी और अलग संविधान सभा की भी मांग कर दी। और उन्होंने जो है अपनी जो संविधान सभा थी हम लोग की, उसका बहिष्कार कर दिया। अब देखिए, इस कारण क्या हुआ कि जब पहली बैठक होती है, पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को। तो जब ये बैठक होती है तो इसमें मात्र 211 सदस्य थे जो इस बैठक में शामिल हुए। तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब इस दिन क्या हुआ? देखिए, संविधान सभा बनी, एक सभा बनी है तो उसका एक अध्यक्ष भी होना चाहिए ना। बिना अध्यक्ष के तो कोई कार्य हो नहीं सकता। जैसे अपने देश में ही जब इलेक्शन के बाद जब पहला पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो पहला जो है लोकसभा स्पीकर होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसकी अध्यक्षता में जो है जो पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है। और वो किस लिए होता है कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए होता है। तो देखिए, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें भी यही हुआ कि भाई हमको तो एक अध्यक्ष चाहिए। तो उस दिन क्या किया गया, 9 दिसंबर के दिन क्या किया गया कि संविधान सभा की जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें क्या किया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। कब अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। तो जो बैठक हुई 9 दिसंबर के दिन, उस दिन बस यही काम हुआ कि सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अब जो संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी, आखिर वो हुई कहाँ? तो देखिए, हमारा जो भी पार्लियामेंट हाउस था, अब तो नया बन गया है, लेकिन जो अभी तक था उसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, उस टाइम उसको क्या कहा जाता था? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता था, जिसे अब सेंट्रल हॉल कहा जाता है। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल था, वहीं पे जो है संविधान सभा की बैठक हुई, या फिर जिसे अब सेंट्रल हॉल भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो संविधान सभा की बैठक थी वो कहाँ हुई, तो जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है उसी के जो सेंट्रल हॉल, या उस टाइम उसको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता था, वहां पर इसकी बैठक हुई। तो किसको अध्यक्ष बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्यों बनाया गया? कि अब जब अगली बैठक होगी तो उसमें आपकी अध्यक्षता में, यानी सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हम स्थायी अध्यक्ष बनाएंगे। अब देखिए, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। अब इसकी अगली बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। अगली बैठक कब हुई? ठीक 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इस दिन क्या हुआ? इस दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अगर एग्जाम में आपसे सवाल ये पूछे कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, मैं क्या कह रही हूँ, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछते हैं कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे पहला अध्यक्ष। अगर ये पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तब भी सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर ऑप्शन में आपको दिया रखे सच्चिदानंद सिन्हा दिया हो और पूछा जाए कि पहला अध्यक्ष कौन था, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा का ही नाम लेंगे। अस्थायी अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगर प्रश्न में ये पूछे कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? राजेंद्र प्रसाद को टिक करेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए, अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, लेकिन हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। वो कौन थे? एक थे एच.सी. मुखर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम बताओ।
तो एक थे एच.सी. मुखर्जी पहले और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। कितने उपाध्यक्ष थे? प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी थे। अब देखिए जो ये वी.टी. कृष्णामाचारी थे, ये उस समय जयपुर रियासत जो थी उसके प्रधानमंत्री थे। मतलब अब देश आजाद तो हुआ नहीं ना, देखिए 1946 की बात हो रही है, तो देसी रियासतें थी। तो जो वी.टी. कृष्णामाचारी थे ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे, यानी देसी रियासत से आए हुए सदस्य थे संविधान सभा के। तो देखिए इतनी बात हो गई कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया जा रहा है। कहाँ इसकी जो है बैठक हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, या जो हमारा जो पार्लियामेंट अभी तक था उसका जो सेंट्रल हॉल है वहां पे हुई। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारा पार्लियामेंट था उसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा। उसके आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर थे। और कौन थे? हर्बर्ट बेकर। अब ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि इसका आर्किटेक्चर किसने डिजाइन किया था, जो हमारा पार्लियामेंट था। तो नया बन गया, जो पुराना था उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर थे। अब देखिए 11 दिसंबर को अगली बैठक होती है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसी दिन जो है 2 उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी कौन थे? ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे, यानी देसी रियासत से आए हुए संविधान सभा के ये सदस्य थे। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। नेहरू जी ने क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया नेहरू जी के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही बाद में हमारे जो संविधान बना उसकी प्रस्तावना बना, यानी जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और यही बाद में जो है इसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप जो है बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। अब देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसमें हमारे संविधान के ढांचे और दर्शन की झलक मिलती है। मतलब हमारे संविधान में जिन चीजों की विस्तृत चर्चा बात की गई है वही बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में भी थी। जैसे क्या कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा और इसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, सभी के सामाजिक हितों का संरक्षण होगा, जितने भी आदिवासी, दलित, पिछड़े हैं इन सभी का जो है हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये सभी बातें जो इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका में कही गई थी वही सब हमारे संविधान में उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। और यही बाद में हमारे देश की जो है प्रस्तावना या प्रियम्बल भी बनी। अब आपसे देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया? तो नेहरू जी ने किया। या पूछ लेगा कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया? तो कब किया? 13 दिसंबर 1946 को किया। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए ये जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे 22 जनवरी 1947 को, अब देखिए अभी तक कहाँ की बात हो रही थी? अभी तक दिसंबर की बातें हो रही थी ना कि 9 से बैठक शुरू हुई, 11 को अगली बैठक हुई, फिर 13 को उद्देश्य प्रस्ताव हुआ। अब क्या ऐसा दिसंबर की बातें हो रही थी? अब हम अगले साल आ गए, जनवरी में आ गए। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने दिया था उसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से मान लिया गया। इस तरह से आप लोग ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को हुई। 11 को क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको 22 जनवरी 1947 को जो है मान लिया गया सर्वसम्मति से। तो ये 4 डेट्स हैं, इन पे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप 9, 11, 13, 22 करके इसको पूरा याद रख सकते हैं। अब देखिए देश को आजाद होना था तो एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया।
उसे हम क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए कोई भी काम होना होता है तो एक सुचारू रूप से सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ऐसे तो था नहीं कि अंग्रेजों ने कहा कि अब हम देश छोड़ के जा रहे हैं और चले जाएं, ऐसा नहीं था। तो चीजों को कैसे सिस्टमैटिक पूरा सुचारू रूप से किया जाता था, एक सिस्टम में किया जाता था। तो जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। अब इससे क्या हुआ, इससे कुछ चेंजेस आए। चेंजेस क्या थे कि अब जो संविधान सभा थी वो पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई थी, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। संप्रभु निकाय मतलब, संप्रभु का मतलब क्या होता है, देखिए अगर पूछा जाए कि कोई देश संप्रभु है, सॉवरेन है, इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, किसी भी देश को संप्रभु या सॉवरेन तब कहा जाता है जब उस देश पे किसी और देश का जो है किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना हो, वो अपने सारे निर्णय लेने में, कोई भी नियम कानून बनाने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संप्रभु या सॉवरेन कहेंगे। तो अब जब ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया तो उसके बाद क्या हो गया कि जो संविधान सभा थी पूरी तरह से संप्रभु निकाय हो गई। मतलब अब वो जैसा चाहे वैसा संविधान पूरी तरह से अपनी स्वेच्छा से बना सकती थी। इसके साथ ही ब्रिटिश संसद ने इससे पहले भारतीयों के संबंध में जो है नियम कानून बनाए थे, उनमें किसी भी तरह का वो चेंजेस चाहे तो वो भी पूरी तरह से कर सकती थी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो क्या थी कि अब जो संविधान सभा थी एक विधायिका भी बन गई थी, क्योंकि अब देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए। अब क्या है, देश को किसको चलाना है, देश के ही लोगों को चलाना है। तो जो संविधान सभा थी वो संविधान बनाने का तो काम कर ही रही थी, लेकिन अब उसे एक विधायिका की तरह भी काम करना था। विधायिका की तरह काम करना मतलब जो आम जनता थी उसके लिए कानून भी बनाने थे। तो ये जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, उससे दो चीजें मेनली हुई। एक तो संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई कि जैसा चाहे वैसा संविधान आप बना सकते हैं। दूसरा कि अब उसे एक संविधान सभा के साथ साथ, मतलब संविधान का निर्माण तो करना ही है, साथ ही विधायिका का भी काम करना है, मतलब आम जनता के लिए कानून बनाने। तो देखिए अब क्या हुआ कि जब संविधान सभा एक संविधान निर्माण की सभा की तरह काम करती थी, तब तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि उनको स्थायी सदस्य बनाया गया। लेकिन जब ये एक विधायिका की तरह काम करती थी, ये संविधान सभा जब एक विधायिका की तरह काम करती थी, तब जीवी मावलंकर इसकी जो है अध्यक्षता करते थे। कौन करता था, जीवी मावलंकर करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। यही बाद में जो है अगर पूछा जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, जीवी मावलंकर बनाए गए। तो देखिए इस तरह जब संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करने वाली एक सभा की तरह काम करती थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब वो विधायिका की तरह काम करती थी तब उसकी अध्यक्षता कौन करता था, जीवी मावलंकर करते थे। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। ठीक है, देखिए इस तरह से संविधान सभा जो है वो दो तरीके से काम करने लगी। एक जिसमें वो संविधान सभा की तरह थी, जिसमें वो संविधान का निर्माण कर रही थी, और दूसरी जिसमें विधायिका की तरह कार्य कर रही थी। जब वो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे, और जब वो विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्षता कौन करता था, जीवी मावलंकर करते थे। तो इस तरह जो है 26 नवंबर 1949 तक, कब तक, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने इस तरह से दोनों ही रूपों में काम किया। क्योंकि 26 नवंबर को फिर क्या हुआ 1949 को कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, और इसी दिन इसको जो है अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया और पारित कर लिया गया। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो आप क्या जवाब देंगे, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा जो थी वो 26 नवंबर 1949 तक उसने जो है संविधान सभा और विधायिका दोनों की तरह काम किया। अब जब उसके बाद जो है 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, उसी दिन उसको जो है अधिनियमित कर लिया गया, पारित कर लिया गया या अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान जो था हमारा कब अंगीकृत किया गया, तो कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। अब देखिए जो हमारी संविधान सभा थी, अगर प्रश्न पूछे तो उसमें सबसे ज्यादा सदस्य किस प्रांत से थे, ये भी प्रश्न बनता है कि जो संविधान सभा थी
उसमें सबसे ज्यादा सदस्य किस प्रांत से थे? तो सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे? संयुक्त प्रांत से थे। संयुक्त प्रांत मतलब जो बाद में उत्तर प्रदेश बना वही संयुक्त प्रांत है। तो सबसे ज्यादा सदस्य थे संयुक्त प्रांत से, 55 सदस्य थे। उसके बाद थे मद्रास से। मद्रास से कितने सदस्य थे संविधान सभा में? लगभग 49 सदस्य थे। और अगर देसी रियासतों से पूछा जाए कि किस देसी रियासत से सबसे ज्यादा सदस्य संविधान सभा में थे, तो वो थे मैसूर से। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी संविधान सभा से रिलेटेड जो आप लोग को पता होने चाहिए कि सबसे ज्यादा सदस्य कहां से थे? संयुक्त प्रांत से थे, यानी जो बाद में उत्तर प्रदेश बना, 55 सदस्य थे। उसके बाद मद्रास से 49 सदस्य थे, और जो देसी रियासतों की बात करें तो उसमें मैसूर से 7 सदस्य जो थे वो संविधान सभा में लिए गए। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिएगा उनसे, और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से, पूरी मेहनत और लगन और पेशेंस के साथ करते रहें। नमस्कार।